हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आपके साथ साथ स्टूडियो में मैं कुछ ऐसी हस्तियों का स्वागत कर रहा हूं जो हिंदी की सेवा के साथ विशेष रूप से जुड़े रहे हैं। हिंदी की बात करते हुए जब हम भारत की तरफ अपनी स्मृतियों को लेकर बढ़ते हैं तो हमें संस्कारों की बात याद आती है, हमें वो समृद्ध साहित्य याद आता है जिसको लेकर हिंदी भाषा हमारे पास आना चाहती है। इस युग में हिंदी का स्वागत करने के लिए हम स्वयं कितने तैयार हैं, किस तरह से हम आने वाली पीढ़ी को हिंदी के स्वागत के लिए तैयार करने में तत्पर हैं। इस बारे में बातचीत करने से पहले मैं एक शुभ समाचार आपके साथ बांट लूं कि न्यूयॉर्क में तीसरी बार लगातार, जी हाँ तीसरी बार, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने की तरफ पूरी कटिबद्धता से बढ़ रहा है एक संगठन अन्य संगठनों के सहयोग से। और उस संगठन के प्रभारी हिंदी संगम के जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के समन्वयक भी हैं अशोक ओझा जी हमारे साथ हैं। और अन्य हमारे अतिथियों का परिचय आप तक करवाने से पहले अशोक जी आपका स्वागत और बधाई। धन्यवाद। अशोक ओझा जी के साथ एक जो चेहरा आप देख रहे हैं वो साक्षी जैन है। साक्षी जैन भारत से आई हैं और विशेष करके वो फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, फुलब्राइट स्कॉलर हैं। स्कॉलर शब्द सुनते ही हमें लगता है कुछ जगमगाहट उनके साथ विशेष रूप से चल रही है, जो शैक्षणिक जगत में उनकी निष्ठा के साथ साथ हिंदी के प्रति उनका जो समर्पण है उसको भी हम तक लेकर आती है। साक्षी जी आपका न्यूयॉर्क में फिर एक बार स्वागत। आप 6-7 महीने से यहाँ पर हैं। हाँ, मेरे ख्याल से 8 महीने से। वेरी गुड। 9 महीने होते एक और विशेष बात हो जाती है क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक है और पूर्णता की तरफ इस तरह के आयोजन को ले जाने में जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल साहब का दफ्तर है और वहाँ के डिप्टी कॉन्सुल जनरल जो कि एक वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर होने के साथ साथ he hails from Orissa originally, and of course he loves India. He loves all Indian languages, and now he is committed to make Hindi a popular language amongst the second generation Indian Americans especially. So Manoj Mahapatra ji, Dr. साहब आपका नमस्कार। Dr. Manoj Mahapatra ji is also joined by another dynamic dedicated Hindi Sevi, and that is Professor Gabriela. She is with New York University and she also is coordinator for South Asian languages. Correct. हमारे साथ हैं साक्षी जैन। साक्षी आप ये बताएं हिंदी की इम्पोर्टेंस सचमुच है क्या आजकल, क्योंकि सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन अक्सर आप देखते हैं कि माता पिता हिंदी में सवाल करते हैं, वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं, तो रेलेवेंस हिंदी की आपको क्या लगता है, क्या है हमारे लिए? मुझे लगता है कि यहाँ आकर मेरा नज़रिया बदल गया है। बच्चे ऐसे जुटे हुए हैं सीखने में क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने माता पिता से बात करें। जब वो बात करें तो वो समझे कि वो क्या बात कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से वो संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए इतना ज़रूरी हो गया है और मुझे दिखता है उन लोगों का जज्बा हिंदी सीखने में कि वो हर दिन इंजॉय करते हैं अपनी क्लास को, क्या क्या काम कर रहे हैं हम और कितना सिखा रहे हैं। वो हर दिन देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं कम होता जा रहा है हिंदी का महत्व, लेकिन अगर हम अंदर जाते हैं देखते हैं डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी है और अच्छे से है। हिंदी है और अच्छे से, और हिंदी अच्छे से है तो हम अच्छे से हैं, ऐसा हम मानते हैं। अगर हम संस्कृति की बात करते हुए ये माने कि भाषा, भोजन, भेष, ये सब हमारे प्रमुख अंग हैं हमारे व्यक्तित्व के सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़े रहकर विकास करने के। डॉक्टर मनोज महापात्रा जी, आप of course now you are part of the consulate and you are deputy consul general and you are serving Indian community here in New York and tri-state area in a very special manner, but let us begin with your journey as a student. तो भारत के किसी राज्य में हिंदी के बारे में बहुत अधिक जागरूकता है, किसी राज्य में कम है। How was your experience as you were growing up as a student? मैं जब बचपन में था एक्चुअली हिंदी वाज ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर मी, क्योंकि हम मदर लैंग्वेज था हमारा उड़िया के बाद में हमने सेकंड लैंग्वेज ले लिया है इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज मेरा था संस्कृत। पर जब मैं सिविल सर्विस में प्रवेश किया उसी दिन से अभी तक
हमारा जो फोकस है हिंदी का ऊपर है। आप देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्ट्री में ज़्यादातर मतलब पीपल दे से दिस वन दैट वी कंसंट्रेट ऑन इंग्लिश, बट आप देखेंगे तो हमारा एक जो एनुअल पब्लिकेशन है उसका भी पब्लिकेशन का एक हिस्सा हम हिंदी में करते हैं। आप देखेंगे हमारा जो पॉलिसी है कि हम जो दूसरा कोई बायलैटरल मीटिंग में बैठे हैं, इफ़ द अदर साइड वुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश देन हमने इंग्लिश में बातचीत करेंगे, बट इफ़ अदर साइड उन्होंने उनका भाषा में जापानीज में बातचीत कर रहे, जापानीज में बातचीत कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में बातचीत नहीं करते उनका साथ में, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने जब बातचीत नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों इंग्लिश में बातचीत करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो है अभी फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें इंटरप्रेटर्स ने एंगेज कर रहे हैं, जहाँ कि जापानीज़ लैंग्वेज से डायरेक्ट हिंदी में बोल सकते हैं, चाइनीज़ से डायरेक्ट हिंदी। सो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अभी जो प्रयास है कि हमारा खुद का जो भाषा है उसमें हम दूसरा कंट्री से बातचीत करेंगे। इस सिलसिले में हम और भी बोलना चाहते हैं कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई कंट्री जाते हैं उसमें जो कम्युनिटी है, आप देखे होंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर गए थे रसिया गए थे, मॉस्को गए थे, मॉस्को में एक फॉरेन पॉप सिंगर वाज चैंटिंग ओम एंड दैट हैज़ ओपन्ड आवर आइज कि जब विदेश में विदेशियों हिंदी को सीख के वो हमको जो दैट टू ओम चांट करके सिखा रहे हैं, हम किसी लिए हम पीछे बैठेंगे। तो हमारा जो प्रयास है इसी जो कॉन्सुलेट में हमारा अंडर में जो 1.8 मिलियन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है एंड दैट टू दे आर क्वालिटी पीपल। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो चाइनीज़ कम्युनिटी और अमेरिकन कम्युनिटी वो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख रहे हैं कि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ है। जब हमारा इंडिया का इकोनॉमी सरपास कर चुका है चाइनीज़ इकोनॉमी, लास्ट ईयर 6.9 था, हमारा 7 से ज़्यादा था, तो जब हमारा सरपास कर चुके हैं तो हमारा जो सेकंड जनरेशन जो थर्ड जनरेशन जो हमारा भारतीय जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर है उनको हम कैसे कनेक्शन करके रखेंगे, क्योंकि यस आप कंपेयर करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट 10 to 15 years दैट वुड बी आवर अपॉर्चुनिटी टू हैव द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आप देखेंगे तो जो सॉफ्टवेयर का जो बूम चल रहा था, जो ई कॉमर्स चल रहा था 2000 में, अभी इंडिया में वो ई कॉमर्स का बूम चल रहा है। तो जो सेकंड जनरेशन की थर्ड जनरेशन उनको हमने हमारा साथ में जो बांध के रखने का जो प्रयास है, ये एक भाषा जो है कि हमको सहयोग कर रहा है। तो इसीलिए हमारा कॉन्सुलेट का जो प्रयास है, पहले हमने एक रीजनल हिंदी कॉन्फ्रेंस किए, उसका बाद में इंडिया में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ भोपाल में। सो इसी वजह से हमने सेकेंड टाइम वो भी किया, बट सेकेंड जो थोड़ा स्केल कम था, बट थर्ड टाइम वही प्रयास है जैसे पहली बार जैसे हुआ था ऐसे ही हमने जो रीजनल हिंदी कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रयास है कि उसको जारी रखेंगे। सो वो मैं वही बोलूँगा कि हमारा कॉन्सुलेट का जो रोल है टू attract the people, so people should learn the Hindi not as a foreign language to connect themselves with India. भारत से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा सीखें, ये मूल मंत्र डॉक्टर मनोज पात्रा जी जब हमारे साथ याद कर रहे हैं, तो मैं अशोक जी की तरफ इस सवाल के साथ बढ़ना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होने लगा कि हिंदी के प्रति उतने सम्मान के साथ, उतनी रस्मयता के साथ सीखने वालों की संख्या भारत में भी पहले से कम हो गई हो, कहीं ऐसा एक भाव आता है। और अब जिस तरह का लिंगो चलता है तो कहता भाई कूल क्या है, तो हिंदी सीखना कूल नहीं रहा, ऐसा क्यों हो गया? आप दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा विचार व्यक्त करें। एक तो ये कि आपकी दृष्टि में, क्योंकि आप एक पत्रकार रहे हैं और आप इतनी निष्ठा के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े, तो आपको कहाँ उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता लगी? जैसे लगता है कि ये आपकी संवेदना को वहाँ छू गई कि जहाँ आप तरंगित हो गई। धन्यवाद अशोक जी, आपकी जो काव्यमय भाषा है उसके कारण मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि भारत में हिंदी की क्या स्थिति पिछले 30-40 वर्षों में रही है और आज क्या है। यह सच है कि पत्रकार के रूप में मैं हिंदी के प्रति समर्पित रहा हूँ अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि 70 के दशक से ही, और तब से हिंदी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारा संस्थान था, वहाँ से उस परिदृश्य से हमने ये देखा है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी अंग्रेजी के प्रति जो सरकारी तंत्र का या समाज का रवैया था वो कैसा था, और उसको मन में हमने एक तरह से
इसलिए बसाए रखा कि उसको ठीक करने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर भारत का शासक वर्ग 7वें और 8वें दशक में या शायद उसके बाद भी अंग्रेजी में लिखे समाचारों को, विचारों को और उनके अनुमोदनों को पहले देखता है, हिंदी में लिखे विचारों को बाद में देखता है या नहीं देखता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, गर्बिला जी बता सकती हैं शायद, क्योंकि हिंदी से बहुत जुड़ी हुई हैं, कि भारत में आज़ादी के बाद ही जो होना चाहिए था, जो हमारी अस्मिता की पहचान बनने की बात थी, बननी चाहिए थी हिंदी को, वो क्यों नहीं हो गया? अनेक भाषाओं के साथ हिंदी को नेतृत्व करना चाहिए था। तो कुछ हद तक हुआ है, ऐसा नहीं है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन 7वें 8वें दशक तक ये बात चलती रही और सब जगह ये बात होती रही। मैं सुनता रहा अपने बहुत पुराने समय से कि अन्य देशों में, जर्मनी में, जापान में उनकी भाषा का महत्व है, हमारे यहाँ नहीं है। और ये कहने के बाद हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते थे। मैं जब पढ़ने गया, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अंग्रेजी में किताबें लाओ पढ़ो, लेकिन मेरी रुचि तो लिखने पढ़ने और साहित्य में थी। और मैंने सोचा कि हम हिंदी के माध्यम से जो भी संघर्ष करेंगे, तो उस संघर्ष का एक रूप इस देश में आने के बाद मैंने महसूस किया। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अंग्रेजी को बिल्कुल नकार दें या उसके प्रति हम नहीं लगे रहें। उसमें भी अपनी प्रवीणता हासिल करने के लिए हमने शिक्षण ग्रहण किया यहाँ पर। और बाद में ये देखा कि पत्रकारिता के क्षेत्र के बाद क्या ऐसा कोई क्षेत्र है इस देश में जिसको हमारी आवश्यकता है। उन दिनों मुझे लगा कि पहले से ही इस देश में इस प्रश्न को नहीं छुआ गया कि भारत में हिंदी के प्रति क्या हो रहा है, बल्कि हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा गया जो कि यहाँ के इस समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की एक भाषा है। जैसे चीनी प्रवासियों की भाषा चीन के लोगों की चीनी है, टर्की के लोगों की टर्किश है, अरब के लोगों की फारसी और अरबी है। उन भाषाओं के लिए इस सरकार ने पहले ही अनेक कार्य प्रारंभ कर दिए थे, अनेक संस्थाएं बन गई थी। अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज और जो काउंसिल फॉर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, इस तरह की संस्थाओं ने कि जो दूसरे प्रवासी हैं, ये तो प्रवासियों का देश है, यहाँ पर जिनकी भाषाएं हैं उन विदेशी भाषाओं को कैसे यहाँ की शिक्षा पद्धति में लाया जाए, उसी के तहत जो सुविधाएं हिंदी को प्राप्त थीं, मैंने निर्णय किया कि उसमें शामिल होना चाहिए। और उसके बाद आज की स्थिति है, तो ये सही है कि यहाँ हमारे भारतीय समाज में हिंदी के प्रति एक उपेक्षा का भाव आज भी है, पहले भी था। लेकिन हर भारतीय अंदर से सचमुच भारतीय होता है। आप जब उसे उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और उसके जो रीति रिवाज हैं उनकी याद दिलाएं, और तब जाकर के वो इस बात को समझता है। और ये मैंने अनुभव किया पिछले 7 वर्षों के अपने कार्यकाल में, जो हमने समाज में घूम घूम कर एक व्यक्ति के सामने बैठ करके हमने ये बात की। और आज स्थिति ये है कि हिंदी भाषी परिवारों को छोड़ दीजिए, वहाँ जो एक हीन भावना है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गैर हिंदी परिवारों के जो बच्चे हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनमें ये समझ आ गई है इस देश में भी नई पीढ़ी को हिंदी सिखाना आवश्यक है। लेकिन हमारा जो काम चल रहा है हिंदी सिखाने का, यह सम्मेलन तो उसका एक पहलू है कि वहाँ पर बैठ कर हम करते हैं। आने से पहले मैं आपकी अनुमति से गर्बिला जी की तरफ जाना चाहता हूँ, विशेष करके एक ऐसी दृष्टि जिसमें हम ये देखते हैं भारतीय परिवेश में बड़ी नहीं हुई हो, भारत से बाहर परवरिश हुई उनकी, पर हिंदी के प्रति उनके मन में जिस तरह का एक आकर्षण जाग गया, उन्हें कहीं ना कहीं इस भाषा के साथ ऐसा लगाव अपने भीतर उन्होंने उसको देखा, जिसको लेकर भारत में रहने वाले कई लोगों के मुकाबले कई अधिक कार्य उन्होंने हिंदी भाषा की सेवा के रूप में, कह दीजिए प्रचार प्रसार के रूप में किया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में न केवल स्वयं हिंदी पढ़ाती रही हैं, बल्कि हिंदी पढ़ाने में किस तरह से एक नूतन दृष्टि लेकर और रस्मय ढंग से उसको पढ़ाया जा सके, इस पर उनका विशेष काम। तो पहले आप अपनी हिंदी के साथ संबंध की विकास यात्रा को संक्षेप में छूते हुए अभी जैसी स्थिति आप देखती हैं, और जैसा अशोक जी कह रहे थे, तो क्या भारतीय जो यहाँ आप उनको देखती हैं, भारतीय उनके मन में हिंदी के प्रति कैसा भाव आपको लगता है? इस पर निर्भर करता है कि कहाँ से लोग आए हैं। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में कुछ लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में, वे भारत से आते हैं, और ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि वे हिंदी क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं। तो शुरुआत में दो तीन चार साल पहले हमने सोचा कि क्योंकि आसानी से ए मिलेगा तो इसलिए क्लास में आना चाहते हैं,
लेकिन इसके बाद हमने देखा कि हमारे सर्वेज में उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पिता की कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ, लेकिन गांव में उनका बहुत काम है और जब गांव में मैं जाती हूँ मुझे सिर्फ अंग्रेज़ी आती है और हिंदी में उनसे बात नहीं कर सकती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मैं मोदी के दफ्तर में काम करना चाहती हूँ, तो वापस जाके अभी MBA की डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वापस जाके मुझे हिंदी में अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि राजनीति में शामिल होना चाहती हूँ। नंबर 2। नंबर 3, एक लड़का आया था और बताया था कि NGO के काम करने के लिए मुझे लोकल डायलेक्ट्स मुझे आने चाहिए, लेकिन हिंदी सब लोगों से अगर बात करूँगा तब तो फिर वे मुझे समझ सकते हैं और धीरे धीरे मैं उनकी बोलचाल भी समझने लगूंगा। तो ये अलग अलग कारण है भारतीय विद्यार्थियों के मतलब उनकी दिलचस्पी हिंदी के प्रति। यहाँ जो है, यहाँ जो उनको हम हेरिटेज लर्नर्स बोलते हैं, वे बच्चे हमारे मतलब आप्रवासी समुदाय के बच्चे हैं। इसलिए उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि काफ़ी वैज्ञानिकों ने हमें दिखाया है कि दोभाषी होने से आत्मविश्वास बढ़ता है, अलग अलग विषयों को पढ़ने की योग्यता बढ़ती है और इसके साथ जो सहायता दी जा सकती है समुदाय को वे कर सकते हैं। दोभाषी होने से बहुत अच्छे से परिणाम है और जो बच्चे हैं यहाँ अमेरिका में जिनके माता पिता देशी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है कि वे किसी दूसरी भाषा को सीख लें, या तो हिंदी हो या गुजराती हो या बंगाली हो, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है हिंदी के लिए काफ़ी प्रयास किया गया है और प्रणाली अभी शिक्षा प्रणाली हिंदी के लिए अच्छी हो गई है और क्योंकि ये लिंगुआ फ्रांका है समुदाय, सब लोग समझते हैं हिंदी, सब लोग बोलते हैं हिंदी। क्या वजह है? बॉलीवुड बताया जा सकता है कि यह कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों में यहाँ US में काफ़ी अच्छी अभी शिक्षा प्रणाली हो रही है और बच्चों को शामिल होने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा मौका मिलता है और जब गैब्रिएला जी बोलना प्रारंभ करती है तो पहले होता है कि ठीक ठीक बोल पाएंगे अगर आप उनको पहली बार सुन रहे होते हैं, लेकिन वो जिस प्रवाह के साथ में हिंदी में व्यक्त करती हैं वो उस तरह से अन्य लोग भी हिंदी में संवाद कर सकें, इसमें भी सक्षम है। और इसमें जो नूतन प्रयोग शिक्षा को ठीक से अपनाने के लिए किए जा रहे हैं उसका परिचय साक्षी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी प्राप्त करें। साक्षी, दो दृष्टि से संक्षेप में आप मुझे बताएं कि अगर कोई चीज़ रुचिकर नहीं हो, इंटरेस्टिंग नहीं हो, तो फिर लोगों का मन वहाँ से हटने लग जाता है। तो साहित्य की दृष्टि से अगर हम हिंदी को देखें तो क्या आपको लगता है हिंदी में नया नया साहित्य ऐसा आ रहा है जो ऊर्जान्वित कर रहा है पाठकों को या नए पाठकों को खींचता है कि ये हिंदी में लिखा हुआ है पढ़ो, जैसे संभवतः अंग्रेजी में लोग अधिक आकर्षित हो रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर आप पुरानी हिंदी के साहित्य की तरफ देखिए, प्रेमचंद, मैं कभी आपको बोलना चाहूँगी कि आप आकर गैब्रिएला के क्लास में बैठ के देखिए कि वो कैसे प्रेमचंद पढ़ाती हैं, कि आपको लगेगा नहीं कि वो इस दौर के नहीं हैं, आपको लगेगा कि आप उसी दौर में हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम किस तरीके से उसको अप्रोच करें, किस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। कुछ भी हमारे साहित्य में इतने अच्छे लेखक हैं कि हम कभी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ उस दौर के थे, बस हमें बताना है कि वो इस दौर में कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बस नज़रिए का फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि जो आजकल लिख रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चों को ज़्यादा मनोरंजन लगता है, बस जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उस पर निर्भर करता है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से साक्षी ने एक बात कही जिसमें उसको हम थोड़ा राजनीतिक रूप से भी कह रहे थे। तो उन्होंने मैंने उनसे निवेदन किया था बताने के लिए कि क्या वर्तमान में रसमय हिंदी लेखन कम हो गया है, तो उन्होंने मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मान लिया, बल्कि उन्होंने एक नया फलक दे दिया कि प्रेमचंद हमेशा प्रासंगिक हैं, या ऐसा साहित्य, समृद्ध साहित्य हिंदी भाषा में है जो सर्वकालिक है। वो बात ठीक है, पर अभी जो वर्तमान में क्या नए अच्छे हिंदी लेखक जो पाठकों को अपनी ओर खींचें वो अधिक है या कम है, ये भी एक विषय है जिस पर कब हम अधिक
चर्चा कर सकते हैं। पर मैं डॉक्टर मोहापात्रा जी की तरफ, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति या थोड़ा सा सरकारी रूप से किस तरह हिंदी को अपनाया जा रहा है, या कुछ राज्य आपस में हिंदी भाषा को लेकर खींचतान करते हुए भारत में दिखाई दे जाता है, उसका कुल मिलाकर हिंदी के प्रचार प्रसार पर, हिंदी को अपनाने के लिए खुलेपन पर कुछ प्रभाव पड़ता होगा, उसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, जब हम फॉरेन कंट्री आ जाते हैं वहाँ पर हम एक हो जाते हैं। आप देखेंगे कॉन्सुलेट में, सपोज इफ समबडी इज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उसका क्यों नहीं कि मेरे को गुजराती में बातचीत करो, उसका नहीं कि मेरे को तमिल में बातचीत करो, तो साहब थोड़ा आप हिंदी में बोल सकते हैं। इवन इफ ऑल्सो द पर्सन इज फ्रॉम साउथ इंडिया, वो बोलेगा कि सर आप थोड़ा हिंदी में धीरे धीरे बोलेंगे तो मेरा समझ में आ जाएगा। सो देयरफॉर हमारा जब फॉरेन कंट्री आ जाते हैं, जो हमारा जो डोमेस्टिक में जो कोई भी इशू है वो हम भारत में छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पर जो है हम सारे भारतीय नागरिक है, और जब उन्होंने कम्युनिटी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी होते हैं, यहाँ पर वैसे नहीं कि हाइफेनेटेड है कि तमिलियन अमेरिकन, वो हमको बोलते हैं कि हम नदी इंडियन अमेरिकन है। एंड इसीलिए किसी का वो नज़र हमने देखा नहीं कि खाली हिंदी को क्यों प्रयास किया जाए, प्रचार किया जाए। हम तो इनकरेज कर रहे हैं, हमारा कॉन्सुलेट है, इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। आप लोग आइए, आप लोग आपका ही राज्य का जो भाषा, कल्चर, फूड हैबिट वो भी सेलिब्रेट करें। सो हमारा जो कहना का जो है ये वाला हमारा मन में आया नहीं कि हमको कोई भी कम्युनिटी बताया नहीं कि आप क्यों हिंदी का ओनली प्रचार कर रहे हैं, हम कन्नड़ा का क्यों प्रचार नहीं कर रहे। जब भी कर्नाटक का कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, हम भी उनके साथ में हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बातचीत हिंदी में वो भी करें, क्योंकि जो सारे जो हमारा कम्युनिटी है वो एवरीबडी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो इसीलिए एज ऑफ नाउ आई वुड बी सेइंग द कॉन्सुलेट हैज नॉट कम अक्रॉस विथ एनीबडी where there is some objection. No, of course I appreciate that approach of consulate, but what I was saying was a general question that involves how we look at the growth of Hindi language in India itself with respect to sort of a tug of war sometimes in terms of how much resources should be dedicated, and of course that is beyond your purview as we sit here. अशोक जी, किस तरह से हिंदी की तरफ विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाए? तो कितने लोगों को आता है या नहीं आता? साक्षी, एक यूट्यूब में वीडियो चल रहा है जिसमें वो यूथ को पूछते हैं कि आप 12 खड़ी जो हम कहते हैं वो बोलकर बताएं। तो बहुत कम ऐसे 20s-30s के इंडियन यूथ हैं जो बोल सकते हैं। आप बोल सकती हैं ई पूरी? हाँ, लगभग हाँ। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को इस तरीके से शिक्षा दी जाती है भारत में कि हमारा फोकस अंग्रेजी बना दिया जाता है। अब आप किसी से पूछिए कि आपको ABCD आती है, वो आपको झटपट 2 मिनट में बता देगा। पूरा हम बचपन से जैसे हमें मतलब घर में बोला जाता है कि नहीं इंग्लिश इस्तेमाल करो, इंग्लिश इस्तेमाल करो। स्कूल में जाकर इतना प्रेशर रहता है कि नहीं विद्यालय में हो तो इंग्लिश मीडियम में ही बात करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को तैयार करे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जब हम यहाँ आए तो हम कैसे सर्वाइव करें। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी ये है, कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं कि हाँ ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे 2 भाषा अच्छे से नहीं सीख सकते। कहीं ना कहीं उनका फोकस बनता जा रहा है कि नहीं भारत में बच्चों पर कि हाँ अंग्रेजी में ज़्यादा सिखाएं। तो अशोक जी, आपकी तरफ मैं जाता हूँ, और आप स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम है पर आप हिंदी सेवा का समर्पण लेकर हमारे साथ बैठे हैं। तो एक तो फोकस उनका अशोक जी का ये है कि बच्चों को हिंदी सिखाई जाए, पर दूसरा जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन होता है तो उसमें बच्चों से जुड़ाव नहीं है। ये जो हिंदी में काम करने वाले लोग हैं वो एक साथ उठकर एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करें, वो प्रेरित हों कुछ और करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2 आप विशेष रूप से समन्वय के रूप में जिनसे जुड़े रहे, और ये जो आने वाला सम्मेलन है इसमें क्या आपकी अपेक्षाएं, क्या कुछ विशेष है इस बार? और हमने तो इस सम्मेलन में सांस्कृतिक पहलू भी रखा है, और हर बार रखते हैं, और कोशिश ये करते हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, खासतौर से हाई स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी में, वो बच्चे अपनी दिखाएं, उनको मौका मिले कि वो कुछ कह रहे हैं, कविता, कहानी या अपने विचारों को। और अब काउंसलेट ने ये मान लिया है पिछले साल से कि उनमें से जो बेहतरीन है, जो चुने जाएंगे 2 या 3, उनको हम
पुरस्कृत करेंगे ताकि एक उनमें उत्साह बढ़े आगे चल करके। तो हम उनको भी स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन जो गार्जियन हैं, जो हमारे अभिभावक हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, सोचते हैं कि भाई अंग्रेजी के साथ ही काम चलता है, हिंदी की आवश्यकता है, उनसे जब बात करता हूँ आपको जानकर ये आश्चर्य और खुशी होगी, सब लोग ये मानते हैं कि हिंदी का महत्व है। मेरे अपने जो डॉक्टर हैं उनसे जब मैंने बात की तो उनके यहाँ तो हिंदी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बाद में मैंने कहा कि आप जब बात करते हैं मुझसे तो हिंदी में किया तो मुझे अच्छा लगता है। अब उनके स्टाफ में उनकी नर्सें और दूसरे लोग भी हिंदी में बात करते हैं। स्पेनिश मूल के लोग भी हिंदी में बात करना चाहते हैं, कम से कम थोड़ा ही करते हैं, कि चाहे वो मेडिकल हो, प्रोफेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे व्यवसाय हो, मैनेजमेंट हो, हर जगह अपनी भाषा का महत्व है। तो ये जो ज़माने से तर्क चला आ रहा है भारत में कि हिंदी के लिए जगह नहीं है, वो गलत है। और इस सम्मेलन में ये हम साबित करना चाहते हैं, साबित नहीं करना चाहते, आपस में ये देखना चाहते हैं कि और इसके कैसे हम आगे बढ़ें। तो गैब्रिएला जी, जो पिछले सम्मेलन होते रहे तो आपको क्या लगता है उनकी क्या उपलब्धि रही, और इस सम्मेलन की जो रूपरेखा है उसमें कौन सी बात है जो आपको लगता है कि बहुत आपके हृदय के समीप है? हमने शुरू किया 3 साल पहले और हमारा मुख्य प्रयास था कि ज़्यादा लोग हिंदी के बारे में सोच लें, कि ज़्यादा लोगों के मन में जागरूकता हो कि हिंदी का क्या महत्व है भारत के बाहर, लेकिन भारत में भी। और हमने जो किया था वो है कि हमने एक जगह का इंतज़ाम किया था जिस पे लोग आते हैं कई क्षेत्रों से। जैसे सरकार की ओर से कुछ प्रतिनिधि लोग आए थे और आने वाले हैं, और शिक्षा के प्रतिनिधि लोग, और जो शिक्षक हैं वे भी, उसके साथ कई व्यापारी लोग भी। तो हमने एक साथ बैठ के बात की कि हर एक की क्या ज़रूरत है हिंदी से संबंधित, हर एक को क्या काम करना है हिंदी से संबंधित, ताकि काम ठीक से चले। जब हम हिंदी की प्रवीणता की बात करते हैं उसमें 2 पहलू आते हैं आमतौर पे। एक है कि हम संस्कृति को समझते हुए दूसरे समुदाय के लोगों से उचित बात करें। नंबर 2 है कि हम देश विदेशी मुद्दों में काम करने को तैयार हो। ये प्रवीणता है। लेकिन अगर सिर्फ साहित्य हम पढ़ते हैं तो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी सुना कि 2 पहलू है। तो दुनिया के मुद्दों में भाग लेने के लिए अलग जानकारी चाहिए, कैसे काम करेंगे उसमें ये भी अलग काबिलियत, अलग योग्यता होनी चाहिए उसके लिए। सो हमारा ये मतलब है कि प्रवीणता पाने के लिए जिंदगी के सारी जिंदगी के अलग अलग पहलू जो हैं उनसे संबंधित हमारी शिक्षा कार्यक्रम होनी चाहिए, और उसको बनाने के लिए अलग अलग लोगों का भाग होना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्फ्रेंस है उसका ये मुख्य उद्देश्य है कि हम बैंक वाले, व्यापार वाले, शिक्षक से संबंधित लोग, सरकार से संबंधित लोग एकत्रित करके बात करें कि हिंदी कार्यक्रम को ठीक बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए, आजकल 21वीं शताब्दी की दुनिया के लिए कैसे हम कर सकते हैं। भारतीय समुदाय इस जो आने वाला सम्मेलन है उसमें क्या अपेक्षा रखी है और किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, आप उसके बारे में? कि जो इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ पर है उन्होंने दे हैव रियलाइज्ड, उनका जो कहना है कि द फ्यूचर लाइज इन एशिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड चाइना। सो चाइना का भी जो ग्रोथ का बाद में जब देखने के बाद में उन्होंने देख रहे हैं कि इंडिया का स्कोप बहुत है। सो उन्होंने कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनका बच्चे के लिए ये जो होना है कि इंडिया के साथ में कनेक्शन रहना है। एंड ये जो कनेक्शन के लिए जिससे मैंने बातचीत कर रहा हूँ वो हिंदी कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने वही बात जो दोहरा रहे हैं कि हमारा एक्चुअली ये जो प्रयास है वो अच्छा है। एंड जिसका बड़ा बच्चा है वो तो बोले कि हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि एटलीस्ट उनको मन में हम ला सकते हैं कि जो फ्यूचर इंडिया में है तो इसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ तैयार करें। एंड भाषा इज वन ऑफ द मीडियम। और कुछ ऐसे लोग जो हमारे लिए आदर्श की तरह होते हैं जब हम किसी भाषा की तरफ देखते हैं
और हमें ऐसा लगता है कि ये कितना अच्छा बोलते हैं या इनके द्वारा हिंदी का कार्य कितना अच्छा हुआ है। तो उस दृष्टि से मोहपात्रा जी, अगर आप याद करें एनी पर्सन राइटर और मे बी लीडर हु यू फील यू लव हिज एक्सप्रेशन इन हिंदी, और लेखक अगर आप हिंदी पढ़ने का अवसर आपको मिला हो तो दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये वाला है, और दूसरा मैं तो वो बोलूँगा कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग मैं बोलूँगा तो गैब्रियल जी मेरा सामने ही है, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ। जो मैं पहले बताया कि मेरा जो है कि मेरा मदर टंग उड़िया था, तो मैं हिंदी में इतना एक्सपर्ट बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। कि आप देखिए, इनको देखिए, उन्होंने हिंदी को कैसे अपनाया, एंड आज मेरे से वो स्पॉट वो पकड़ के उन्होंने कैसे बातचीत करें। आई एम क्वाइट अमेज्ड, एंड दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि पहले तो मैं उनको ही तारीफ़ करूँगा, क्योंकि बाकी जो हमने जो इंडियन कम्युनिटी में जो है उनको देखेंगे तो उनका तो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ में कनेक्शन है। उन्होंने तो बोलेंगे और उन्होंने उनको बच्चा को बताएंगे, क्योंकि रीजन्स आर देयर। बट जो एक फॉरेन नागरिक जो है, उनका जो प्रयास है इंडिया के साथ में कनेक्शन रहना, पर्टिकुलरली भाषा का, वो जो, इसलिए मैं उनको बोलूँगा कि मेरा सामने उन्होंने बैठे हैं तो उनका ही नाम लूँगा। बाकी तो अनेक ऑथर से है, उनका नाम ले सकते हैं। बट है कि फॉरेन कंट्री में रह के एक फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, दैट टू न्यूयॉर्क जैसा यूनिवर्सिटी में, वो उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। अशोक जी, अब आपको मुखरित होना है और हमें बताना है कि किस तरह से हम, यानी अब जो आप हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो अशोक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ITV के दर्शकों के लिए बहुत ही ये सुनहरा अवसर है कि इस सम्मेलन में वे विभिन्न तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं और अनेक तरह की सत्रों में शामिल हो सकते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं। क्योंकि पहले दिन जब उद्घाटन होगा, उद्घाटन का जो मुख्य विषय है कि हिंदी लोकतांत्रिक भाषा है तो कैसे है और इसको अन्य विधाओं में कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इस विषय पर बोलने के लिए हमने स्वीडन से उपासला एक जगह है, वहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हेंज वेस्लर जी, तो उनको आमंत्रित किया है। तो वे हमारे मुख्य वक्ता हैं उद्घाटन समारोह में। इस सम्मेलन में इस देश में रहने वाले हमारे जो भारतीय समाज के लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, और इसमें हमें कुछ दर्जनों डॉक्टरों ने सहयोग दिया है, वे सब आएंगे मेडिकल प्रोफेशन के। तो इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, और उसके अलावा जो लोग हमारे गैर भारतीय मूल के हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ शामिल होंगे। तो हिंदी को किसी भी आप दायरे में बंद नहीं कर सकते कि किसी क्षेत्र की है या किसी खास लोगों की है या भारत सरकार की विशेष रुचि, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी एक विश्व भाषा बन चुकी है। आपकी जानकारी के लिए 2015 में जो हमारा सम्मेलन हुआ था रटगर्स विश्वविद्यालय में, वहाँ यही विषय था, हिंदी विश्व भाषा, उसकी चुनौतियाँ। वहाँ से आगे हम बढ़ चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मनोज जी का सहयोग मिल रहा है हमारे कॉन्सुलेट का, क्योंकि बहुत सहयोग नहीं मिलता है, जो भी मिलता है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे दुनिया के कोने कोने में ये आवाज़ फैल रही है, और वहाँ से लोग अपने अनुभवों को बांटने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए शामिल हो रहे हैं। और एक हिंदी के माध्यम सिर्फ जोड़ने की बात हो रही है, सिर्फ भारतीय लोगों को जोड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि बियॉन्ड भारत के, भारतीय समाज के बाहर भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भारतीय नहीं है लेकिन हिंदी के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है, और वो मुझे आमंत्रित करते हैं कि आप बताइए हमको कि आप क्या करना चाहते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि जिस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ चीन से आगे बढ़ रहा है, उस देश की भाषा पढ़ाने के इंतजाम है और हो सकता है, तो आपको, हम सबको ये बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए कि एक नया कमल खिल रहा है इस देश में, और उसका जो, उसकी जो खुशबू है वो भारत तक जरूर पहुँचेगी। गैब्रियल जी की तरफ मैं ये सवाल लेकर जाना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरह एक पैशन के साथ हिंदी से संबंधित विभिन्न आयाम जो हैं उनकी बात की, तो मुझे बहुत फेमस जो एक मार्टिन लूथर किंग वाली बात है कि आई हैव अ ड्रीम, तो इन्होंने इनका एक सपना है विश्व हिंदी केंद्र स्थापित हो न्यूयॉर्क में। उसका हिंदी जानने से, हिंदी बोलने से बच्चों को अपना भारतीयत्व की पहचान हो सकती है। जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उनके बारे में दूसरी भाषा में अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा संदेश अलग हो जाएगा।
तो इसलिए हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए और हिंदी का ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि आजकल हमारा जो प्रयास है कॉन्फ्रेंस की तरफ वो बच्चों के लिए ही है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनके लिए अच्छे से मौके बनाए जाएं। लेकिन सबसे अच्छे मौके तब बनाए जाएंगे जब सरकारी रूप से, जब औपचारिक रूप से जहाँ जहाँ हिंदी सिखाई जाती है भारत में, यहाँ के संस्थाओं से संबंध को स्थापित किया जाए, तब तो हमारे कार्यक्रम सब अच्छे हो जाएंगे, सबसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये जो रिश्ता होना चाहिए, स्थापित करना चाहिए सरकारी रूप से, हमारी आशा है कि सरकारी रूप से ये हो पाएगा। तो सरकारी रूप से बाहर आए तो मनोज जी आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हैं, और हो सकता है ये आपके दायरे के बाहर की बात हो, पर ऐसे एक लेमैन जब सोचना शुरू करता है तो उसे लगता है कि भारत सरकार हिंदी भाषा का समर्थन भी कर रही है और उसको प्रोत्साहन भी दे रही है, और भारत सरकार के पास फॉरेन रिजर्व्स एक्सचेंज क्या वो पैसों की कमी नहीं है। तो यहाँ विश्व हिंदी केंद्र स्थापना में कोई राजनीतिक ऐसी पहल स्तर पर भी हो सकती है कि उनका सहयोग विशेष मिल जाए यहाँ के समुदाय को। इस बारे में कुछ संभावना आप देखते हैं आने वाले समय में? नहीं, इनफैक्ट संभावना जरूरी है। जो आप देखेंगे कि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। लास्ट ईयर DG ICCR उन्होंने खुद आए थे एंड मिस्टर ओझा जी एंड एक ग्रुप से उन्होंने बातचीत करके गए हैं। और जो हिंदी, जो हमारा जो कहना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये कॉन्फ्रेंस अलग है। ये संस्था जो रहेगा वो परमानेंट है, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो टेम्पररी है। उसके लिए जो परमानेंट के लिए जो ज़रूरत है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस, द स्पेस, एवरीथिंग, वो वाला जो ज़रूरत है, उसमें जो निटिग्रिटी में थोड़ा अभी फंसा हुआ है। क्योंकि मैं इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्दी उसका डिसीजन हो जाएगा। और ये जो छोटा चीज़ है, ये जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में नहीं है, ये जो होस्ट कौन सा यूनिवर्सिटी वो स्पेस देगा, उसमें कौन सा चेयर रहेगा, ये वाला जो पार्ट है उसको लेके थोड़ा डिले हो रहा है। बट जो कमिटमेंट मैं बोलूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पूरा जो कमिटमेंट है दैट इज़ देयर। एंड ये वाला जो कमिटमेंट है जो होस्ट साइड से, जो यूनिवर्सिटी साइड से है कि कोई संस्था साइड से है, वो साइड से अभी हमारा जो नेगोशिएशन हो रहा है बट ये कि ये आई कैन से दिस वन बेटर लेट देन नेवर। सो ज़रूर होगा, वो तो मेरा मन के चलना है। तो सभी आशा से परिपूर्ण बातें हैं और प्रसन्नता बढ़ती है जब हमें लगता है कि हाँ ये कार्य होने वाला है, ये सपना हम साकार कर पाएंगे। और सपने साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के रूप में हो रहा है। और चलते चलते मेरे जो सभी अतिथि हैं उनसे मैं संक्षेप में अपनी ओर से कुछ और बात इस तरफ जोड़ने का निवेदन करते हुए, मेरा निवेदन उनसे ये होगा कि उनका पसंद का कोई हिंदी फिल्म का गीत हो तो वो बताएं, कोई हिंदी में ऐसा लतीफा या जोक उनको याद हो जिसको सुनाए तो आप उस पर मुस्कुरा सकें, इसकी संभावना हो तो वो हम तक पहुंचाएं। और अशोक जी फिर उपसंहार में फिर एक बार हमें जागृत करेंगे कि आप इस सम्मेलन में क्यों आए। तो गैब्रियल जी आपसे ही शुरू करते हैं। हिंदी फिल्मों के गानों का भी आधार लेते हैं आप पढ़ाने में हिंदी कहीं? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन हमारे जो दूसरी अध्यापिकाएं हैं वे करते हैं। मैं जो करती हूँ वो है हम आजकल सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हैं अपनी ज़िंदगी में क्लास के बाहर, तो हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं हिंदी में। आजकल फेसबुक पे काफ़ी लोग हिंदी में लिखते हैं, तो हमारे बच्चे लिखने लगते हैं। फेसबुक के पोस्ट्स हैं, फेसबुक के जो इवेंट्स हैं, तो हम उनको देखते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे ये करना है। और इसके साथ हम जो करते हैं वो है कि मूवीज़ हम काफ़ी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। जैसे मेरी सबसे मनपसंद, बच्चों को बहुत पसंद है ये मूवी मिर्च मसाला, क्योंकि उसी तरह जब हम किसी मूवी को देखते हैं हम किसी खास जगह की संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं,
किसी खास जगह की समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, और आमतौर पे जो भारतीय अनोखी जो दिखावा है राजस्थान के या गुजरात का, हम दिखा सकते हैं। जिस तरीके से लोग भारत में देखते हैं उसी तरीके से हम देखते हैं। तो फिल्मी जो विषय है वो बहुत प्रचलित है हमारे कार्यक्रम में, लेकिन गाना जो है, हमारी एक खास अध्यापिका है बिंदेश्वरी अग्रवाल, वो हास्यप्रद लेखिका है और कवियत्री है, और वो गाना भी काफ़ी सिखाती है। तो गानों की बात को लेते हुए, हास्य रस का आधार लेते हुए, मनोज जी जब अनौपचारिक रूप से बैठते हैं तो वो बहुत सारे लतीफ़ों का खजाना उनके पास होता है। चलते चलते यदि आप कोई लतीफ़ा दर्शकों तक पहुंचाना चाहें मनोज? तो बोलने के लिए तो बहुत है, बट एक संक्षिप्त में बोलना चाहेंगे तो बेसिकली ना, एक मेरा एक छोटा सा शायरी जैसे है, वो शायरी है ना, जो बेसिकली क्या हो रहा है, एक लड़का सोच रहा है, बारिश हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, एंड उसने बोला है कि बारिश को बंद करने के लिए किसने बोला कि वो बारिश तो इतना ना बरस कि वो आ नहीं सके, पहले उसको आने दो, उसका बाद में इतना बरस कि वो जा नहीं सके। सो उन्होंने गैब्रिएला जी जैसे बताया ना कि जो बॉलीवुड का जो महत्व है, हिंदी का हमारा जो प्रमोशन जो बॉलीवुड का थ्रू में हो रहा है, दैट इज एनॉर्मस। कि ये एक है कि हमारा जो हमारा इतना जो स्टेट्स है, हर स्टेट को यूनाइट कर देता है बॉलीवुड। एंड ये बॉलीवुड जो है, इसका नहीं एक स्टोरी, उसका जो कल्चर, उसका फूड हैबिट, उसका नाच गाना, वो आप देखिए, आप देखने के बाद में भूल जाते हैं कि ये देवदास का, वो तो वन बंगाली का नहीं था, ये कहीं इंडिया का वो जैसे गाना जैसे देख रहे हैं। सो मैं बोलूँगा कि ना, जो गैब्रिएला जी को सपोर्ट करके बताऊँगा कि एक्चुअली जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन, दे आर मच मोर अट्रैक्टेड थ्रू बॉलीवुड टुवर्ड्स इंडिया। एंड ये वाला जो बॉलीवुड का जो कैरेक्टर है, वो बेसिकली तो हिंदी पार्ट, एंड उन्होंने वहाँ से कैसे डायलॉग चुराते हैं, कैसे बोलते हैं, ये वाला मेरा एक जो पहला पोस्टिंग था बर्लिन में, मैंने पेरेंट्स आए थे बर्लिन, उसी टाइम मेरा एक आई वॉज ब्लेस्ड विथ ए डॉटर, वो आए थे, मेरा मम्मी जहाँ जा रहे थे उनका बिंदी देख के वो जर्मन भी खड़ा होकर नमस्ते कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि उनको कैसे पता चला कि वो इंडियन है, एंड ये वो नमस्ते करना वो कहाँ से पता चला, वो बॉलीवुड का। जब जर्मन जो कि उनको बॉलीवुड के बारे में इतना पता नहीं था, बट फिर भी उन्होंने बॉलीवुड का माध्यम से उन्होंने इन्फ्लुएंस हो चुके थे। यहाँ पर तो हमारे क्या तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, उनको तो पता है, उनका माँ बाप उन्होंने कैसे बड़ा हुआ है, वो सारे पता है। तो इसीलिए मेरा बोलना है कि ये बॉलीवुड का माध्यम में हमने जो हिंदी का प्रमोशन का जो उन्होंने फैक्ट्स बताए, दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि फ्यूचर लाइज इन हिंदी। क्या बात। तो भविष्य जो है वो हिंदी के साथ है, और हिंदी को देखते हुए जब हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो उत्तरदायित्व हिंदी की तरफ है, उसके प्रति भी हम सजग हैं। और साक्षी, आप संक्षेप में, इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, वो आपको क्या लगता है, वो सार्थक रहते हैं या टाइम पास होता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता देते हैं हमारे आज की युवा पीढ़ी को। जब वो आके देखते हैं कि इतना सारा काम हो रहा है और इतने अलग अलग स्तर है जहाँ पर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरह की खुशी महसूस करते हैं सब के सब ऐसे सम्मेलनों में। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। अगर आप वो प्रेजेंटेशन देंगे तभी युवा पीढ़ी आकर्षित होगी। तो जैसे हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ की बात कर रहे थे, हम लोग, मेरे छात्र वेट करते हैं, देखते हैं कि कब मैं दिखाऊंगी उन्हें मूवी। मुझसे रोज़ पूछते हैं कि आज हम कोई फिल्म देख सकते हैं क्या। और उन लोगों का वो समझना, आजकल की युवा पीढ़ी का सोचने का तरीका अलग है। तो उनको अगर सिर्फ हम कहें किताबों से पढ़ो और जो हम बोलते जा रहे हैं वो सुनो, तो उनमें वो मज़ा नहीं आता जब तक वो देखें नहीं कि क्या हो रहा है फिल्मों में। और फिल्म ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ आ जाते हैं वो वही भारत छोड़कर आ जाते हैं। उनको जानना ज़रूरी है कि कितना बढ़ गया है आगे भारत, कि कितनी नई चीज़ें हैं, कितना लोग सोचने लगे हैं, और अब कितना सब कुछ है बाहर देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी फिल्में
ज़रूरी है दिखानी। तो अच्छी फिल्में और अच्छी बातें भी जरूरी है, और अच्छी बातें हम करें। और चलते चलते अच्छी एक बात ये होगी कि अगर आप इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में जाना चाहते हैं तो क्या आप सीधे सीधे चले जाएं या कोई औपचारिकता है? तो औपचारिकता की दृष्टि से थोड़े संकेत आप हमारे दर्शकों को लेकर आए। औपचारिकता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे पहले तो आपने ये अवसर दिया, और मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि ITV ने जो ये प्रारंभ किया कि हम सब लोगों को बुलाकर और हिंदी के विषय पर बातें की, हमारे अनुभवों को सुना, तो यही एक अच्छी शुरुआत है, एक प्रगति है कि समाज में यह जानकारी फैल रही है कि हिंदी का अपना स्थान है, हमारे जीवन में है। उसी को आगे बढ़ाते हुए सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन का अपना वेबसाइट है hindiconferenceamericas.com। वहाँ पर जा कर के जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वहाँ अपनी जानकारी भर दें, क्योंकि मनोज जी ने कहा कि कॉन्सुलेट के पास जो अपने गाइडलाइंस हैं, जो उनकी प्रोटोकॉल है, तो जो भी आ रहे हैं उनके बारे में पहले जानकारी चाहिए उनको। तो मैं उनको अपनी सूची दूं, इसके लिए आवश्यक है कि सब लोग वहाँ पर आ जाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये लोग आने वाले हैं तो उनको अंदर जाने में दिक्कत नहीं होगी। मेरे सामने जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें ये आवश्यक है कि हम हमेशा भारत की शिक्षा पद्धति को न सोचते रहें। अमेरिकी शिक्षा पद्धति का अपनी परंपरा है, अपना तरीका है, तो उसको अपनाते हुए हमें अपने बच्चों तक ये बात ले जानी है। तो अपने बच्चों तक अब ये बात ले जाने के लिए किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का, या ऐसे विशेषज्ञों का जो हिंदी भाषा को पूरी तरह समर्पित हैं और उस क्राफ्ट को समझते हैं कि वो इंटरेस्टिंग है, बच्चे कैसे सीख जाएंगे। तो उसके बारे में अगर माँ को भी पता होगा तो हो सकता है बच्चा, अब चुन्नू मुन्नू तो आम होते नहीं है, मगर जो भी है वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो जल्दी मैं अपने उन सब अतिथियों का जो पूरी तरह से हिंदी से संबंधित इस महायज्ञ में उसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं, वो हमारे स्टूडियो में पधारी है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए फिर एक बार अशोक ओझा जी आपका धन्यवाद है। साक्षी जैन आप मुस्कुराती रहें, नई नई कविताएं याद करें। थैंक यू वेरी मच पत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद टू ITV ऑल्सो। सो नाइस। पूरी उदारता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ आप जुड़े हैं भारतीय समुदाय के साथ और भाषा के साथ भी। एंड गैब्रिएला जी, आप कई हमारे दर्शकों के लिए भी हिंदी सीखने की विशेष प्रेरणा लेकर आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट।